लाइब्रेरी साइंस और ऑटोमेशन, इसके सवाल और जवाब देखेंगे। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी सिस्टम? इंडियन लाइब्रेरी सिस्टम के जो जनक कहे जा सकते हैं वो कौन साहब है? इसका उत्तर है डॉक्टर S.R. रंगनाथन। ये साहब हैं, ये मद्रास यूनिवर्सिटी जो अब चेन्नई हो चुका है उसके लाइब्रेरियन थे और इन्हीं को लाइब्रेरी साइंस के जनक कहा जाता है, पिताजी या फादर। Who said library is the heart of university world? किसने कहा कि किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी ऐसे कॉलेज, उसका दिल, कोई भी काम अगर करना हो, रिसर्च का काम करना हो, पढ़ाई का काम करना हो, लाइब्रेरी उसका दिल है। तो वो साहब कहने वाले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। अब ये पॉलिटिकल पोजीशन पे भी रहे हैं, आपको बताना है कौन से पॉलिटिकल पोजीशन पे रहे हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें बता दूं, बहुत सारे कमीशंस थे, जैसे डॉक्टर DS कोठारी कमीशन। इन्होंने ये कहा कि लाइब्रेरी, ये जो कमीशन ने कहा, अगर आपने लाइब्रेरी को छोड़ दिया या लाइब्रेरी पे ध्यान नहीं दिया तो आपके संस्थान के लिए, आपके कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए और ज्यादा नुकसानदेह कुछ नहीं हो सकता। राधाकृष्णन कमीशन ने कहा था ये कि लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी वर्क। कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी हो गई तो उसके लिए जो शरीर में दिल का काम है वो लाइब्रेरी का काम है। कलकत्ता कमीशन ने कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो सिग्नल्स की इन्होंने बात की थी। ट्रूमैन्स कमीशन, इन्होंने ये कहा था कि जैसे एक इंसान का राइट होता है, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, इसी तरीके से कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी विश्वविद्यालय, उसका राइट है, उसका अधिकार है कि उसको अच्छी लाइब्रेरी दी जाए या उसमें अच्छी लाइब्रेरी हो। Who was the father of Brown चार्जिंग सिस्टम? किसी भी लाइब्रेरी में अगर आप जाते हैं तो वहां अलग अलग चार्जिंग सिस्टम होते हैं। अब ये नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ना कोई तो ब्राउन है इसमें, है ना? तो इसका उत्तर मैं बता देता हूं, इनका नाम है नीना E. ब्राउन। ये महिला नहीं है, ये साहब है नीना E. ब्राउन। अब दोनों जो चार्जिंग सिस्टम उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो ब्राउन चार्जिंग सिस्टम है इसको किसने डिवाइस किया था? जो अभी आपने चित्र देखा, नीना E. ब्राउन साहब ने। और ये कौन थे? ये लाइब्रेरियन थे। कहां थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बॉस्टन, लाइब्रेरी ब्यूरो इन बॉस्टन, वहां पर ये लाइब्रेरियन थे। देखिए, ये जो ब्राउन चार्जिंग सिस्टम है, ये इजाद या इसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या अमेरिका में हुआ था, लेकिन ये हिंदुस्तान में भी बहुत यूज होता है। अब अगर आपको एक किताब लेनी है और आप एज अ बोरोवर पहुंचे लाइब्रेरी में, तो आपको क्या क्या चाहिए? वैसे आजकल ये सारी चीजें कंप्यूटराइज हो गई हैं, लेकिन फिर भी जो ब्राउन चार्जिंग सिस्टम कहता है तो आपके पास ये ड्यू डेट स्लिप होनी चाहिए। इसके अलावा एक बुक पॉकेट होना चाहिए और उसके बाद बुक कार्ड होना चाहिए। ऐसे एक चार्जिंग ट्रे है और स्टेशनरी आइटम। ये जो तीनों चीजें हैं जिसमें बाकायदा ये सब चीजें फिल होनी चाहिए, ये सारी चीजें ब्राउन चार्जिंग सिस्टम में चाहिए। अब नेवार्क चार्जिंग सिस्टम इसके साथ है, यानी कि जब भी हम ब्राउन चार्जिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं, नेवार्क चार्जिंग सिस्टम के बारे में भी बात करते हैं। तो नेवार्क चार्जिंग सिस्टम ये है तो ब्राउन चार्जिंग सिस्टम की तरह, बस इसमें कुछ चीजें, जैसे बोरोवर्स कार्ड है, जैसे आप कोई लाइब्रेरी में जाके चीजें लेंगे, बुक लेंगे तो आप बोरोवर बन जाते हैं और आपका मेंबरशिप होनी चाहिए, मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म वहां पर। तो बोरोवर्स का जो कार्ड है, इसका मतलब क्या होता है, जो इसमें एक्स्ट्रा चाहिए वो ये है कि जो भी बोरोवर जो भी लेना चाहता है लाइब्रेरी में, जब वो रजिस्टर करेगा उसको एक बोरोवर कार्ड मिल जाएगा, राइट? अच्छा, एक मॉडिफाइड सिस्टम इस तरीके से समझिए कि मेंबरशिप भी मिलती है, साथ में उसी मेंबरशिप को आप आइडेंटिटी कार्ड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप लाइब्रेरी में एंट्री एग्जिट के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपका बोरोवर्स कार्ड हो गया, जिसके बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा था आपसे। ये बोरोवर्स कार्ड हो गया। और जो थोड़ा सा मॉडिफाइड सिस्टम मैंने आपको बताया कि ये मेंबरशिप कम आइडेंटिटी कार्ड हो गया। मेंबरशिप भी हो जाएगी, आइडेंटिटी भी हो जाएगी। जैसे मैंने बताया, आजकल चीजें काफी चेंज हो गई है, RFID कार्ड्स आ गए हैं। द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन ब्रिटिश इंडिया एट। पहली लाइब्रेरी, बेहतरीन लाइब्रेरी, जब अंग्रेज यहां थे उन्होंने एस्टैब्लिश की, उसका उत्तर है
कैलकाटा यूनिवर्सिटी, इसको अभी मैं कोलकाता नहीं बोलूंगा क्योंकि उस जमाने में कैलकाटा यूनिवर्सिटी ही कहलाती थी, बहुत फेमस है, बहुत नाम है। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी ये पहली ऐसी थी जो जनवरी 24 1857 में एस्टैब्लिश हुई थी, राइट। वो ये कि फरवरी 27 1869 के बारे में मैं बात कर रहा हूं। जॉय किशन मुखर्जी, ये उत्तर पारा, इन्होंने क्या किया, उस जमाने में ये बहुत बड़ा अमाउंट था, 5,000 रुपए इस लाइब्रेरी को दिए पैसा खरीदने के लिए। और जो सेनेट है 1872 की मैं बात कर रहा हूं, एक बेहतरीन बिल्डिंग बनाई इतने पैसे से। और मैंने जैसे कहा ये पहली और सबसे पुरानी लाइब्रेरी है जो ब्रिटिश इंडिया में बनाई गई थी। फिर उसके बाद 1874 में इन्होंने पीरियोडिकल्स भी जमा करना शुरू किया। 76 और 77 में जाए तो इनके पास बहुत बड़ा जबरदस्त कलेक्शन हो गई थी किताबों की, और इनके पास प्रिंटेड कैटलॉग भी था कि लीजिए आइए इसको देखिए और इसमें से चूज करिए। 1934 के बारे में बात कर रहा हूं, यहाँ पर एक जो लाइब्रेरी बिल्डिंग, एक नई लाइब्रेरी बिल्डिंग बाकायदा, मतलब यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी होती है, वहां पर एक लाइब्रेरी बिल्डिंग बनाई गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। देखिए जैसे हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मिलेगा, इसी तरीके से जब आप लाइब्रेरी जाते हैं, क्योंकि आजकल चीजें कंप्यूटराइज हो गई है, हर चीज कंप्यूटर पे होती है, आप बुक करते हैं, आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, जो भी कुछ करते हैं वो सब आपको व्हाट्सएप या आपके मोबाइल पे एज मैसेज आ जाता है, हर चीज एक सॉफ्टवेयर के तहत चलती है। ऐसी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें सबसे फेमस, या मैं कहूं जो इसका उत्तर होगा, वो है लिबसिस 7। देखिए लिबसिस लाइब्रेरी, इसको आप ऐसे कह सकते हैं लाइब्रेरी सिस्टम या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये पूरी तरीके से, यानी कि जो भी आप लाइब्रेरी में जान सकते हैं, चाहे वो पब्लिक हो, नेशनल हो, हायर एजुकेशन के लिए आप यूज कर रहे हो या रिसर्च की तरह यूज कर रहे हो, लिबसिस एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। इसमें कैटलॉगिंग है, सर्कुलेशन है, सीरियल कंट्रोल है, एक्विजिशन है, वेब ओपीएसी है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, इसमें सिस्टम मैनेजमेंट है, यानी कि अगर आप लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी ऑटोमेशन से संबंध रखते हैं तो आप जानते हैं ये सब चीजें क्या होती है। और ये सारी चीजें हैं एक तरीके से पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इसमें डेटाबेस है जिसमें कोई रिडंडेंसी नहीं होती है, डेटाबेस का मतलब यही होता है। ट्रांजैक्शन रियल टाइम पे होता है, यानी कि एकदम एक्यूरेटली आपको पता चल जाता है कि यहाँ से एक नाम कट गया वहां जुड़ गया है, यहाँ से अमाउंट कट गया वहां जुड़ गया, ऐसे तरीके से। और एक साथ बहुत सारे इसमें मॉड्यूल है, बहुत शानदार तरीके से चलते हैं चीजें। यहाँ पर एक इसका थोड़ा सा एक लुक देने की कोशिश की गई है। अब आपका सवाल होगा कि ई प्रिंट्स, जूमला और ड्रूपल क्या है, राइट। अब ये है कि अगर आप कोई रिपोजिटरी बनाना चाहते हैं, मतलब कोई एक ऐसा समझ लीजिए कि इसमें रिसर्च लिटरेचर हो, इसमें कोई साइंटिफिक डेटा हो, या कोई इमेज डालना चाहते हैं या रिपोर्ट्स हैं, तो एक तरीके से कंटेंट रखने के लिए, हाई क्वालिटी कंटेंट रखने के लिए, और बहुत सारी कंप्लायंसी होती है, अलग अलग तरीके होते हैं जिससे लोग आराम से एक्सेस कर सके। तो ई प्रिंट्स वो टूल है, ओके। जूमला जो कहेंगे, जूमला, ये सबसे बड़ी बात है, एक तो ये फ्री है और ये ओपन सोर्स है, इसलिए इसका नाम इतना होता है। ये है सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, कि जो भी वेब कंटेंट है उसको आप पब्लिश कर सकते हैं। ड्रूपल के बारे में बात करेंगे तो ये भी आपको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, और ये आपकी जो वेबसाइट है, इसमें थीम्स डाल सकते हैं आप, बहुत सारी चीजें इसमें और कर सकते हैं ड्रूपल में। द पर्सन हु प्रिपेयर्स डिक्शनरी इज नोन एज। डिक्शनरी क्या होती है कि एक ऐसी किताब या एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें वर्ड दिए होते हैं और इन वर्ड्स की मीनिंग होती है। जैसे यहां पर एक वर्ड दिया है, लेकिन ये केवल वर्ड की मीनिंग नहीं, अलग अलग तरीके से इसको यूज किया जाए शब्द को, तो क्या क्या मीनिंग बनेगी पूरे विश्व में और जहां जहां हो सकता है इसके इस्तेमाल के हिसाब से। और ये सब लेक्सिकोग्राफी का मतलब ये है कि ये अरेंज होते हैं, सॉर्टेड होते हैं, ए से शुरू होगा जेड तक जाएगा, तो बहुत सारे शब्द बीच में आएंगे, वो भी अंदर सेकंड लेवल पे आपके एक तरीके से सॉर्टेड होंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो लेक्सिकोग्राफर इसका नाम है। उत्तर क्या है? लेक्सिकोग्राफर। तो लेक्सिकोग्राफर वो एक ऐसा इंसान या बंदा होता है जो डिक्शनरी को बनाता है, एडिट करता है, इसके साथ जो भी डिक्शनरी के साथ जो भी आदमी काम करता है उसे लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। मतलब कौन सा वर्ड कहां आना है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसकी स्पेलिंग सही है कि नहीं है, इसका यूसेज क्या होगा, इस तरीके से इसकी मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। देखिए जो सबसे इन्फ्लुएंशियल लेक्सिकोग्राफर रहे 18वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूं, उनका नाम था सैमुअल जॉनसन। ओके,
1955 में उनकी डिक्शनरी आई थी। और अगर हम अमेरिकन लेक्सिकोग्राफर की बात करें तो नोआ वेबस्टर, जिनकी जो अमेरिकन डिक्शनरी है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो 1828 में आई थी। कहाँ मैं 1755 की बात कर रहा हूँ, कहाँ 1828, और आज हम कहाँ हैं 2022-23 में। ISBN कंटेन्स, ISBN का मतलब क्या होता है, ये बहुत बहुत पूछे जाने वाला सवाल है। अगर ये आपको आता है तो आपको लाइब्रेरी ऑटोमेशन साइंस में बहुत ज्यादा नॉलेज है, कहने का मतलब। देखिए, पहली चीज बता दूं कि ISBN में 13 डिजिट्स होते हैं। तो ISBN को समझिए। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक और नंबर। हर एक बुक, हर एक एडिशन को इसकी पब्लिकेशन, इसको छपने से पहले कौन सा पब्लिशर है, कौन सा एडिशन है, कौन सा वॉल्यूम नंबर है, इसको जानने के लिए ISBN नंबर इसको दिया जाता है। जो ये, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं बारकोड लगे हैं तो मशीन इसे रीड कर पाती है ना। और ये बकायदा ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से है, राइट, 2108। तो पहले इसमें जब शुरुआती दौर में 10 डिजिट हुआ करते थे, फिर 13 डिजिट इंट्रोड्यूस किए। जैसे मैंने कहा कि भाई इसमें स्टैंडर्ड भी फॉलो करने पड़ते हैं। तो जो ISO स्टैंडर्ड है, ये जो मैंने आपको बताया 2108 के तहत मई 2005 में ये जो जब आया ये, उसके बाद नया ISBN जो शुरुआत हुई यूज करने की, वो 2007 जनवरी 1 से शुरुआत हुई। अब ये 13 नंबर का, इसलिए इसका उत्तर 13 नंबर। तो आप यहां देखेंगे गिन के कि ISBN 13 इस तरीके से मैं बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और हर एक का एक वैल्यू है। यही आपको बताएगा कि कौन सा पब्लिशर है, कौन सा एडिशन है, कौन सा वॉल्यूम नंबर है। खट से बारकोड रीड करेंगे और सारी चीजें आ जाएंगी। ज़ोटेरो, ज़ोटेरो इज अ व्हाट। देखिए, ज़ोटेरो आपका बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। बिब्लियोग्राफिक, तो अगर आप इसको ये कहें कि ये रेफरेंस मैनेजर है तो गलत नहीं होगा। इसमें होता ये है, बिब्लियोग्राफी मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई एक डॉक्यूमेंट लिखा और उसमें ये सब डॉक्यूमेंट से रेफरेंसेस लिए कि मैंने ये पार्ट यहां से लिया है, फिर आप लास्ट में इस डॉक्यूमेंट में एक बिब्लियोग्राफी लिखते हैं कि मैंने ये कंटेंट यहां से लिया, ये कंटेंट यहां से लिया, ये कंटेंट यहां से लिया। तो यहां पर एक नंबर डाल देते हैं कि भाई ये 1 2 3, और लास्ट में जाके बता देते हैं 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, इसी तरीके से लिखते हैं। तो ये एक तरीके से जो ज़ोटेरो है, ये स्टोरेज मैनेजमेंट और साइटेशन किसका, बिब्लियोग्राफिक रेफरेंसेस का, चाहे वो बुक हो चाहे वो आर्टिकल है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि जो ज़ोटेरो में हर एक रेफरेंस मतलब जो आप बता रहे हैं कि भाई कहां से मैंने ये कंटेंट लिया है, एक आइटम बन जाता है। तो एक बहुत जबरदस्त टूल है जिसमें हम रिसर्च इंफॉर्मेशन और सोर्सेस का संज्ञान रखते हैं या उसका इसमें एंट्री रखते हैं। तो और भी चीजें हैं, अगर आप जानना चाहें तो यहां मैंने दी है, लेकिन मेन चीज यही है कि ये बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। चलिए साहब, ये कुछ सवाल जवाब हुए आपके लाइब्रेरी ऑटोमेशन और साइंस के। अगर आपको ये अच्छा लगता है, अच्छा लगा तो आप बताइएगा और इस पे चर्चा की जाएगी आगे भी।